लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स एंड प्रोमिसी। इस कहानी को पहले समझ ले, तब अपन को वो ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी पूरी स्टोरी क्या है। जॉइंट प्रोमिसर मतलब कोई एक प्रॉमिस तो किया जा रहा है, लेकिन कलेक्टिवली किया जा रहा है। वो कोई एक पर्सन का नहीं है, बल्कि उनकी सबकी मिलकर जुल के ऑब्लिगेशन है। और सबसे इजी एग्जांपल है पार्टनरशिप के बारे में सोचो। जब कोई एक पार्टनर प्रॉमिस करता है फर्म के बिहाफ पे, तो एक्चुअल में वो जॉइंट प्रॉमिस होता है और सभी पार्टनर्स की जिम्मेदारी है उस प्रॉमिस को पूरा करना। पर क्या पार्टनरशिप में ही जॉइंट प्रॉमिस हो सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। दो लोग मिलकर जॉइंट प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो दोनों की जिम्मेदारी है। प्रॉमिसी वर्ड वो उस पर्सन के लिए है जिसको वो प्रॉमिस मिला है। मल्टीपल लोगों का जॉइंट प्रॉमिस मिला है। हम्म, देखो लिखा हुआ है, टू और मोर पर्सन, कम से कम दो चाहिए ज्वाइंट बनने के लिए। ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार पांच छह। मेड जॉइंट प्रॉमिस, ऑर्डिनरली ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल। मस्ट जॉइंटली फुलफिल, अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कायदे से तो। सबको मिलके वो प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। लेकिन सपोज करो उसमें से एक बंदे की डेथ हो गई। तीन लोगों ने प्रॉमिस किया था, एक गया। जब कोई गया तो फिर मैंने कहा कोर्ट की का या तो वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि परफॉर्मेंस कौन भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। उसका एक ही एक्सेप्शन है, अगर पर्सनल स्किल और कंपिटेंस पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो काम नहीं कर पाएगा। उस केस में डेथ होते से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन अगर पर्सनल स्किल और कंपिटेंस पे बेस्ड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा किसी की डेथ पे। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एनफोर्सेबल है। पर सर वो तो गया, उस पर कैसे इन्फोर्स करेंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे इन्फोर्स कर दो, क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस है। पर कौन सा वाला केस नहीं हो सकता, ये बात समझ में आ रही ना? पर्सनल स्किल और कॉम्पिटेंस वाला। तो अदरवाइज था हम उस पर इन्फोर्स कर सकते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट करेगा? या तो वो मरने के पहले खुद करके गया है, या फिर कोर्ट में जाके वो अपॉइंट हो जाता है। तो जिसको उसकी एस्टेट मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, अपने आप उसी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी। कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो तुम उससे परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो, मतलब एनफोर्स कर सकते हो उसके अगेंस्ट। आई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ पे वर्ड आ गया है। डेथ जैसे ही आया वैसे ही क्या आया कॉन्ट्रैक्ट में? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अरे हाँ या ना, ये बात समझ के रखो कि कॉन्ट्रैक्ट में डेथ आई ना, तो परफॉर्मेंस किस पे गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। डेथ होने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ऐसी कोई कंडीशन हमने डिक्लेयर्ड वॉइड में पढ़ी? अनलॉफुल पढ़ लिया, कंसेंट मिसिंग पढ़ लिया, कंसिडरेशन पढ़ लिया, डेथ नहीं पढ़ी। इसलिए नहीं पढ़ी। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो पार्टनरशिप का फंडा मत लिया ना, डेथ होते से पार्टनरशिप खत्म हो जाती। वो एक्ट, वो अलग एक्ट है। उसने बोला ऐसा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे खत्म नहीं होता है? समझ आई बात? हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लाइबल हो जाएगा। अब सपोज तीन थे, एक गया, दो जिंदा है। जो गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्लेस कर गया, तो जॉइंट प्रॉमिस अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि तीन लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया था, एक मर गया तो अब दो पूरा करेंगे। ऐसा नहीं बोला। बोला वो दो जो बचे वो, और वो जिसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनका टीम है अब, वो तीन। आई होप मेरी बात समझ में आई। देखो कैसे लिखा है, ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सर्वाइवर और सर्वाइवर्स शुड डू सो। आई होप मेरी बात समझ में आई। जैसे सिंगल पे लाइबिलिटी उस पे आई, वैसे जॉइंट लाइबिलिटी भी उसके ऊपर आ गई। इतनी सीधी सी बात। आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, सपोज सर तीन थे, तीनों मर गए। समझ रहे हो? तीनों गए, गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, वो तीनों मर गए। वो क्या होगा? तीन मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। सीधी सी बात है। अरे एक जाए तो उसका, दो गए तो दो वो, और एक सर्वाइवर, और तीनों चले गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यही लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल। देखो सब साफ वर्ड लिखा, ऑल द ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। तो डेथ हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। हम पढ़ेंगे किस किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, एक टॉपिक ये भी आएगा। उसमें से एक आंसर है परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। और भी रीजन है डिस्चार्ज होने के। अरे बात, इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। बहुत सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, बस वहां पे अंडरस्टैंड करनी होगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे डिस्चार्ज होगा, लेकिन डेथ पे डिस्चार्ज नहीं होगा, एक्सेप्ट वन सिनारियो।
एक सिनारियो में डेथ से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो है कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर था उसके पर्सनल कंपिटेंस और स्किल पे बेस्ड था परफॉर्मेंस, और वही चला गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। आई बात समझ के नहीं आई? तो डेथ एक ही सिनारियो में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करती है, वो है प्रोमिसर का पर्सनल स्किल और कंपिटेंस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। XYZ तीन पार्टनर थे, सॉरी, तीन लोग थे, हु जॉइंटली बोरोड मनी। अब जॉइंटली बोरोड का मतलब क्या है? देखो मजेदार टर्मिनोलॉजी है। 3 लाख उधार लिए, तुम वहां यहाँ पे दिमाग में दो चीजें सोच सकते। 3 लाख उधार लिए तो 1 लाख जिम्मेदारी ए की, 1 लाख जिम्मेदारी बी की, 1 लाख जिम्मेदारी सी की। ऐसा अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो गलत चल रहा है। 3 लाख उधार लिए, तीनों मिलके 3 लाख चुकाएंगे। किसको? एक, क्या उनके बीच में रेशो 1:1:1 है, या और कोई रेशो है, 5:3:2 है, 3:3:1 है, हमें नहीं पता। तीनों मिलके चुकाएंगे। ऐसी कहानी एक और समझो, और समझ में आएगा तुम्हें कि जॉइंट का क्या अलग अंतर है। हमने 20 शेयर खरीदे, दो लोगों ने, तो तुम ये मत सोचो 10 मेरे 10 उसके। ज्वाइंटली अगर खरीदे, देखो अलग अलग खरीदे तो 10-10 करके सेपरेट हो गया वो तो। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि 20 शेयर के 20 शेयर पे हम दोनों जिम्मेदार है साइमल्टेनियस। ऐसे सोचो बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुला, तो ज्वाइंट अकाउंट खुला तो उस अकाउंट के ऑपरेशन ऐसा नहीं कि आधे मैं करूंगा और आधे वो करेगा। सारे मैं भी कर सकता हूँ और सारे वो भी कर सकता है। तो ज्वाइंटली वर्ड को जरा समझो। कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? तो यहाँ ऐसे 20 शेयर पे ज्वाइंट होल्डिंग है दो शेयर होल्डर की, तो ये मत सोचो कि 10-10 है। बोलो 20 पे ही दोनों की एक साथ होल्डिंग है। अगर वो 20 में से एक भी बेचना पड़े ना, दोनों की परमिशन चाहिए। अगर लाइबिलिटी आई ना शेयर पेमेंट की, तो दोनों पे एक साथ आएगी। ये है जॉइंट प्रॉमिस। अंतर समझ में आ रहा है जॉइंट का? कल को तुम बनोगे जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर मतलब कोई बड़ी कंपनी हो, एक ऑडिटर काफी नहीं है उसके लिए, तो मल्टीपल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, मिलजुल के ऑडिट करेंगे। तो जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक पार्ट है उतना तुम करोगे और पूरी रिपोर्ट में बोलो मैंने तो केवल इतना इतना चेक किया कैश कैश, इसने क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन चेक किए। ऐसा नहीं कर सकते, जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ेगी। कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? ये है जो को ऑनर, किसी घर के, सपोज किसी घर के दो मालिक है, वो सपोज अपने फादर के दो बेटे थे, भाई भाई, वो दोनों एक साथ जॉइंट ऑनर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आधा घर इसका है और आधा उसका है, पूरा दोनों का है। दिस इज जॉइंट। कुछ अभी भी समझ में नहीं आया हो तो बताओ मुझे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो XYZ जॉइंटली बोरोड मनी ड्यूरिंग देयर लाइफ, during their lifetime jointly repay the debt. Upon the death of X, his representative, say S, along with Y and Z, should jointly repay the debt and so on. कहानी वही ऊपर जो पढ़ी उसका एग्जाम्पल है। तीन लोग थे, ज्वाइंटली बोरो किया था, पहले तो जिम्मेदारी तीनों की थी। ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम का मतलब है जब तक वो जिंदा हैं। एक अगर उनमें से मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द अदर सर्वाइवर्स ज्वाइंटली लाइबल हो जाएगा अपने आप। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा डेथ से। क्या तुम्हें मेरी बात की बारीकी समझ में आएगी? नहीं आई? केस स्टडी आएगी इसमें तो सेंसिबल तरीके से आंसर लिखना जैसे ये हम पढ़ रहे हैं। हाँ, आगे देखो क्या लिखा है उसने। इफ एन एक्सीडेंट ऑल द बोरोवर XYZ डाइज। सपोज एक्सीडेंट में एक कार में जा रहे थे, तीनों मर गए, तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे प्रॉमिस को। सर ये वाला वो वाला भी तो हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए डेथ पे? नहीं हो सकता। किस बात का प्रॉमिस है? रीपेमेंट ऑफ मनी। ये किस में नहीं आएगा? पर्सनल स्किल और कंपिटेंस। अरे ऐसा बोलना जरूरी नहीं है उसको, समझ में भी आता है ये अगर यही होता कि एक ड्राइंग बनानी थी, कोई आर्किटेक्चर बनाना था, तो आ जाता पर्सनल स्किल और कंपिटेंस, फिर डिस्चार्ज हो जाता एक के मरने पे भी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? We have seen section 42 deals with the voluntary discharge of obligation by joint promisors, but if they do not discharge their obligation on their own volition, वोल्यूशन है, वॉयलेशन नहीं है। वोल्यूशन मतलब क्या? गूगल करो, गूगल करो, बैठे क्यों? तुमको आदत में होना चाहिए ऐसा। दिखा, दिमाग में सवाल आया और बिना देर करे बैठ के उस पर सोचो मत, कुछ नहीं मिलेगा।
और तुक्का भी मत लगाओ। सेंसिबल बात करके क्या समझूं मैं, यहाँ पे कैसे लगा दूं उसको। वॉल्यूशन भी एक तरह की वॉलंटरीनेस दिखा रहा है, स्वेच्छा। तो अगर वो डिस्चार्ज करने के लिए लॉ जानते थे, वो स्वेच्छा से डिस्चार्ज कर दे कि मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना हूं, मेरी एस्टेट मुझे मिली है किसी के मरने के बाद, तो उसकी ऑब्लिगेशन और परफॉर्मेंस की ऑब्लिगेशन भी, उसने जितने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए वो भी मुझ पे आएगी। और वॉल्यूशनली, मतलब वॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं खुद डिस्चार्ज कर दूं, इसलिए लाइन लिखी है ए। लेकिन अगर मैं कर दूं तो झंझट ही नहीं है ना। झंझट कब आएगा? इफ दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन ऑन देयर ओन वॉल्यूशन। तो अपनी इच्छा से अगर वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोग, तो सेक्शन 43 पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे केस में उनके साथ क्या किया जाएगा। और मजेदार स्टोरी चालू होने वाली है, क्योंकि ये ज्वाइंट प्रॉमिस है। अकेला होता तो सीधे जाओ। सपोज एग्जांपल के लिए, एक्स और वाई दो ही पार्टी थे जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्स को पैसे देने थे एज पर प्रॉमिस, एक्स की डेथ हो गई। ठीक। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया या वो अपॉइंट करके गया था। लाइबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाएगी, क्योंकि कहीं भी पर्सनल कंपिटेंस का केस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना वॉल्यूशनली परफॉर्मेंस देने को रेडी नहीं है, तो कोर्ट जाओ, एनफोर्स करा लो। अरे नहीं आया समझ? ये एक एक थे इसलिए इतना इजी और गेम ओवर। लेकिन अब क्या हुआ, तीन पार्टनर थे जिनको मिलकर पैसे देने थे, एक्स वाई जेड जैसे। उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस टीम का मेंबर बन गया अलॉन्ग विद टू सर्वाइवर्स। अब वो वॉल्यूशनली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जॉइंट प्रोमिसर्स। अरे और डेथ के केस के अलावा नॉर्मली भी अगर वो तीन जिंदा भी थे, और अगर वो वॉल्यूशनली परफॉर्म ना करें, कहीं भी डेथ नहीं लिखा है यहाँ, सीधी सी बात है जॉइंट प्रोमिसर लिखा है। मैंने तो उसके साथ जोड़ दिया कि भाई वो वाला केस भी इसमें जोड़ लो। यहाँ तो नहीं लिखा है डेथ, ये समझाने में उसने बोला जॉइंट प्रोमिसर वॉल्यूशन ऑन देयर ओन वॉल्यूशन। अगर ये वॉल्यूशन क्योंकि केस स्टडी में आएगा इसलिए इतनी बार बोल बोल के सुना रहा हूं तुम्हें, ऑन देयर ओन वॉल्यूशन, अगर डिस्चार्ज नहीं कर रहे परफॉर्मेंस तीनों मिलजुल के आपसी सहमति में, तो क्या करें? अब ये इतना इजी थोड़ी है कि तुम कोर्ट जाओ और कैसे होगा। कहानी में सेक्शन 43 एंट्री ले रहा है, व्हेन टू और मोर पर्सन मेक जॉइंट प्रॉमिस, द प्रोमिसी मे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। अब ये जो लाइन है ना, ये लॉ में बहुत लिखी जाती है और इसका मतलब समझना शुरू कर दो। क्या मतलब है इसका? आगे जो भी लिखने वाले हैं वो, आगे इस लाइन के आगे, वो सब तब अप्लाई होगा जब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं है रिगार्डिंग रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। थोड़ा इजी कर दो सर। तीन लोग थे, प्रॉमिस किया हम 5 लाख रुपए रिपे करेंगे तुम्हें, बोरो किया तीन लोगों ने मिलकर जॉइंटली। कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म लिख दी गई कि सपोज परफॉर्मेंस नहीं होता और तीन में से कोई दो भाग गए या एक भाग गया, तो बाकी के जो लोग हैं जॉइंट प्रोमिसर्स में, जो बाकी बचे हुए लोग हैं जो मिल रहे हैं और जो पैसे देने को रेडी हैं, बस वो एक भाग गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम दो बातें कर सकते हो। एक तो कुछ लिखो ही ना इस सिनारियो के बारे में, और एक कि तुम इसमें लिख लो कि यार एक व्यक्ति से हम 1.5 लाख या 2 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे मैक्सिमम। अब तुम ऐसा लिख लोगे तो आगे का प्रोविजन नहीं लगेगा। इसीलिए वो लाइन क्या लिख रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। एब्सेंस मतलब नहीं है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब एक्सप्रेसली मेंशन, एक्सप्रेस करना मतलब वर्ड्स में मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में। कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट। अपोजिट का मतलब कि जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे ना? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो कौन लगेगा? लॉ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो क्या लगा लो?
एग्रीमेंट। अरे कितना इजी हो गया ना अब तो। पर इसका सेंस एक बार समझो, ऐसे कई बार कई सेंटेंसेस में लॉ में ये कई बार आने वाला है। अरे ऐसा ही तो लिखा था पार्टनरशिप एक्ट में, याद करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, अरे डीड। अरे बोलो ना, हाँ यही बात थी, यही बात थी। तो ऐसा बड़ा लॉ में है ना, ये बात बहुत नॉर्मल है, कभी भी लिख देता है वो। और इसको शॉर्ट में पकड़ने के लिए केवल इतना ध्यान रखो, जब ऐसी लाइन मिल जाए मतलब ये समझ लो एग्रीमेंट। देखो दिमाग ऐसे काम करता है मेरा। एग्रीमेंट इज मोर पावरफुल देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्रीमेंट फॉलो होगा अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा है, एब्सेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो होगा। आई होप मेरी बात आप समझ में आ गई। वही वाली बात जो तुम पीएसआर पे समझते हो, सेम। एग्रीमेंट में पीएसआर लिखा है तो वो फॉलो होगा, साइलेंट है एग्रीमेंट, एक्सप्रेस नहीं है पीएसआर, तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा प्रॉमिस ज्वाइंट प्रॉमिस ही हैं, प्रॉमिसर हैं, और प्रॉमिसी को परफॉर्मेंस ना मिले तो प्रॉमिसी में कंपेल एनीवन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस। अगर उसने एक को भी धर लिया ना, तो उससे बोलेगा तू 5 लाख दे, बाकी भाग गए वो भाग गए, तू तो आ गया मेरे कब्जे में। तेरी प्रॉपर्टी बिक जाए चाहे कुछ भी हो, तू तू जान उनसे कैसे तेरे को रिकवर करना है, या जो भी है तुम्हारा मैटर। तू अकेला, वो ये बात भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ी थी। जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, सी, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू द आउटसाइडर। अंदरूनी मामले तुम जानो, वही बात लिखी है। तो कनेक्ट हो जाता है, पर उसको पढ़ के समझना पड़ता है कि यहाँ पे भी वही बात आ गई है। तो ऐसा कब, जब एक्सप्रेसली कुछ कॉन्ट्ररी नहीं है, किसमें, एग्रीमेंट में। देखो कौन कौन से कीवर्ड थे, ऐसा कुछ कॉन्ट्ररी नहीं है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या, एनीवन, एनीवन और मोर, एक आया तो एक, दो आए तो दो, जितने हाथ में आए उनको कंपेल कर सकता है कौन, प्रोमिसी। क्या करने के लिए, पूरा परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने उसमें एग्रीमेंट में लिख दिया था यार, 1.5 लाख से ज्यादा एक व्यक्ति नहीं देगा। इस पे एग्रीमेंट ही बना, इस पे बना था पहले दिन से। प्रोमिसी प्रोमिसर इस पे रेडी थे, प्रोमिसी ने भी, प्रोमिसी ने भी अपनी कंसेंट दी थी इस बात पे। फिर नहीं आप ऐसा कर सकते कंपेल कि तुम सारे पैसे दो। फिर मैक्सिमम जितना एग्रीमेंट में लिखा है उतना। अरे समझने के बाद कठिन नहीं है, समझाने में देर लगती है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? रीड नहीं करोगे तो निकल जाएगा ये सब है। मैं बहुत प्लान तरीके से तुम्हें पढ़ाता हूँ कि कब क्या पढ़ना चाहिए। और तुम रिवीजन अगर प्लान तरीके से नहीं कर रहे हो तो तुम गधे बने कर रहे हो। मैं ऐसे तो नहीं पढ़ा रहा लाइन से, ये फिर ये रट्टा मार लो फिर ये रट्टा मार। ऐसे अगर तुम कर रहे हो और मैं समझ नहीं रहे हो कि सर किससे किसी चीज से किसी का कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे हमको भी रिमेम्बरेंस में अपना उस चीज से उसका कनेक्शन बना के रखना है, इस कीवर्ड को पकड़ के रखना है। इस पे ध्यान दिया करो, मेन चीज ये है। देखो, और आगे भी कोई लॉ पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना है। तो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं। ईच प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, ईच प्रोमिसर मे कंपेल। इसका क्या मतलब है? सपोज करो तुम दो दोस्त थे, तुमने कोई लोन लिया आपस में, थर्ड पार्टी बैंक से, तो तुमने कहा कि हमारा जॉइंट प्रॉमिस है। तो बैंक तो तुम दोनों को कंपेल करेगी, तुम में से कोई एक मिल गया तो उस, ये ऊपर वाला प्रोविजन उस पर लगा देगी, अगर कुछ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं है एग्रीमेंट में। लेकिन सोचो तुम आपस में क्या करोगे, आपस में ये करोगे कि जब ड्यू डेट आएगी प्रॉमिस परफॉर्म करने की, मतलब रीपेमेंट करने की, तो आप एक दूसरे को कंपेल कर सकते हो। जैसे 5 लाख रुपए देने दोनों को 30 सितंबर को, और तुम्हारा आपस में ये एग्रीमेंट था कि यार अपन बाहर से जो लोन ले रहे हैं, 30 अगस्त को हम एक, किसी भी दोनों में से किसी के अकाउंट में 5 लाख इकट्ठे करके छोड़ देंगे।
ताकि झंझट नहीं बचे 5 लाख इकट्ठे करने का बाद में आखिरी टाइम। ऐसा तुमने तय कर लिया। तुम्हारा एग्रीमेंट ये पर्सनल अंदर चल रहा है, एक और एग्रीमेंट बना रखा है। अब 30 अगस्त को तुम में से दोनों में से कोई एक व्यक्ति अपने 2.5 लाख देने को रेडी नहीं है, तो तुम उस एग्रीमेंट को लेके कहाँ जा सकते हो? कोर्ट। और क्या इन्फोर्स करा सकते हो? हमारा जॉइंट प्रॉमिस है और ये मान नहीं रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये देखो फिर से पढ़ो। ईच प्रोमिसर, ईच मतलब तुम दोनों में से हर एक को ये राइट है। मे कंपेल, मे क्यों लिखा सर, मस्ट क्यों नहीं लिखा? अरे तुम्हारी मर्जी, खुद अकेले 5 लाख देने दे दो। मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब जहां पे वो हिस्सेदारी वाली बात आ गई कि मैं मेरा हिस्सा दूंगा। ईच ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर प्रोमिसर मे कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर, दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल करेंगे टू कंट्रीब्यूट इक्वली विथ हिमसेल्फ टू परफॉर्म विथ हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। विथ हिमसेल्फ मतलब मैं भी परफॉर्म करूंगा तू भी कर, ऐसा। फिर वही लास्ट लाइन लिखी है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। सब जगह कॉन्ट्रैक्ट पावरफुल है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुमने कुछ अदरवाइज लिखा है तो ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ये प्रोविजन ही फॉलो होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? जब अपन आगे भी कभी पढ़ा करो और ये लाइन मिला करे तो खुद के लिए ऐसा नोटेशन कुछ बना लो अपना, ताकि 1 सेकंड में पूरी ये इतनी लंबी लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। अच्छा ये प्रोविजन जो है ये सब्सिडरी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हमने अदरवाइज कुछ मेंशन कर लिया तो वो फॉलो होगा। और आसान भाषा में समझाना शुरू किया उसने। इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन कॉल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। सपोज 5 लाख पूरे एक ही व्यक्ति ने दे दिए, तो वो बाद में भी 2.5 लाख मांग सकता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुम दोनों को 5 लाख देने थे 30 सितंबर को, 30 सितंबर को तक तुम इकट्ठे नहीं कर पाए, बैंक ने फर्दर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। ये एक नुकसान है, क्योंकि ड्यू डेट पे अगर हम पेमेंट कर देते तो लॉस नहीं झेलना पड़ता। तो लॉस हो गया डिफॉल्ट की वजह से। डिफॉल्ट मतलब गलती की है किसी ने। किस में गलती हुई है? जॉइंट प्रोमिसर्स मेक डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन में गलती करी है। मतलब एक व्यक्ति ने सपोज अपने 2.5 लाख इकट्ठे कर लिए थे, दूसरा नहीं ला पा रहा था, तो 5 लाख का पेमेंट हो नहीं सकता था। तो अकेले एक कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो गई है? डिफॉल्ट हो गया है। अब इसका नुकसान किसको उठाना चाहिए? उसी को, ऑब्वियसली। रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। रिमेनिंग का मतलब यहां पे रिमेनिंग वर्ड से कंफ्यूज मत होना। जिसने गलती नहीं की वो लॉस नहीं उठाएगा। बचे हुए जिन लोगों ने गलती की है, एक ही है तो एक, दो है तो दो, आपस में इक्वली शेयर करेंगे उस लॉस को, क्योंकि सबने गलती एक जैसी की ना, कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अरे कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो ना। और डेटा में डाल दूं तो बोलो 5 लाख अगर तुमने ड्यू डेट पे नहीं दिए तो तुम पे 20,000 का इंटरेस्ट लग गया, और दो लोगों की गलती की वजह से लगा, तो 10-10 हजार का लॉस दोनों शेयर करेंगे। इतना इजी सी बात है। अभी सेक्शन 43 में वो और समझाना चाहता है, हालांकि ऊपर वाली बात ही करेगा। Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payment made by the surety on behalf of the principal, or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal। ये क्या है सर? ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने 3 पार्टी समझाई थी तुम्हें। 3 पार्टी मैंने ऐसा ट्रायंगल बना के समझाया था, देखो याद करो। एक है क्रेडिटर, एक है प्रिंसिपल डेटर, लेन देन तो इन दोनों का है, बीच में एक बंदर आया उसका नाम है श्योरिटी। श्योरिटी कह रहा है
प्रिंसिपल डेटर अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। नहीं की पीडी ने, तो श्योरिटी ने परफॉर्म किया क्रेडिटर के लिए, तो बाद में क्या कर सकता है वो? ऑब्वियसली रिकवर कर सकता है किससे? प्रिंसिपल डेटर से। अरे कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो। इस सेक्शन में हमने कहीं भी श्योरिटी को ये नहीं बोला है कि वो रिकवर नहीं कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अकेला प्रिंसिपल लिख रहा है वो, मतलब प्रिंसिपल डेटर है। लेकिन ऐसी रिकवरी का राइट उसको कब मिलेगा? जब श्योरिटी ने जो पेमेंट किया वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल किया, मतलब प्रिंसिपल डेटर की परफॉर्मेंस करने के लिए क्रेडिटर को पेमेंट किया, मेरा अलग मामला नहीं है। हेलो हेलो। नहीं आया समझ में? तुम्हारी बैंक में गारंटी मैंने ली थी लोन की, मैं श्योरिटी था तुम्हारा, लोन तुमने लिया था, तुम थे प्रिंसिपल डेटर, बैंक था क्रेडिटर। तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैंने पेमेंट कर दिया, क्योंकि मेरी गारंटी थी, मैं श्योरिटी था। ये जो पेमेंट मैंने बैंक को किया ये तुम्हारे बिहाफ पे किया है, ये अगली लाइन में लिखा है। तो फिर मुझे एंटाइटलमेंट है। ये सेक्शन कहीं भी मुझे नहीं रोक रहा कि मैं तुमसे रिकवर नहीं कर सकता। अब इसको जॉइंट प्रोमिसर में डाल से देखने की जरूरत नहीं है, जॉइंट प्रोमिसर अलग चीज होती है। ये कोई जॉइंट प्रोमिसर्स नहीं थे, अरे अलग अलग थे तो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। कोई डाउट है क्या? ये दूसरी लाइन सर अभी समझ नहीं आ रही। अगर श्योरिटी, मजेदार है, अगर श्योरिटी सपोज तुमने पेमेंट नहीं किया तो किसको करना था? मुझे करना था। और मैंने भी पेमेंट नहीं किया तो डिफॉल्ट हो गया, उसका लाइबिलिटी मेरे अगेंस्ट करने आया वो प्रिंसिपल डेटर। तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुमने पैसे दे दिए, लेकिन थोड़े ज्यादा देने पड़े सेटलमेंट के लिए। ये जो एक्स्ट्रा दिए हैं ये तो मुझसे रिकवर कर सकते हो। अरे कुछ समझ में नहीं आया? भाई कॉन्ट्रैक्ट में मैंने श्योरिटी ली थी ना। सर एक तो मदद करी श्योरिटी ने, ऊपर से ऐसा कर रहे हो उसके साथ। बात लीगल प्रोविजन की है। देखो जरा, ए बी सी ज्वाइंटली प्रोमिसेस टू पे 3 लाख, डी में कंपेल एदर ए बी सी टू पे हिम 3 लाख। इधर मतलब सबसे काम का वर्ड इधर था। कॉन्ट्रैक्ट अगर साइलेंट है तो जो पकड़ में आ जाए उस दिन तुम अकेले उसको बोल सकते हो कि तू पूरे पैसे दे। तभी तो है मजा जॉइंट प्रॉमिस का। अरे क्यों लेते हैं लोग जॉइंट प्रॉमिस, एक्सेप्ट करते हैं, सेफ्टी लगने लगती है। एक से भले दो, कोई तो आएगा हाथ थे, उसकी प्रॉपर्टी आएगी। आई बात समझ आई? दूसरा एग्जांपल देखो, एबीसी अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी 3 लाख, सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, ए इज कंपेल्ड टू पे द होल। वही वाली कहानी आगे बढ़ गई कि अकेले ए पे जिम्मेदारी आ गई और सी ने कुछ भी पे नहीं किया, ए बी सी 3 लोग थे। तो भैया ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1.5 लाख फ्रॉम बी। ये क्या कहानी हुई? अरे सी तो दे ही नहीं रहा, सारे पैसे किसको देने हैं अब? ए और बी को। रेशो हमको नहीं बताया है, तो हम क्या मान के चलेंगे? बराबर दे दो दोनों, ए और बी। अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ बना के रखोगे तो ठीक है। नहीं आया समझ? नेक्स्ट, एक्स वाई जेड ज्वाइंटली प्रोमिसेस 6,000 टू ए, ए में कंपेल एदर एक्स वाई जेड टू पे द अमाउंट। यहां तक तो हम ऊपर वाले एग्जांपल में ही पढ़ चुके हैं। इफ जेड कंपेल टू पे द होल अमाउंट, उसमें से जेड धरा गया और उसके ऊपर ही कंपल्शन डाल दी कि भैया तू पूरे दे दे, एक्स इज इंस्टॉलमेंट, एक्स क्या डिक्लेयर हो गया है? इंस्टॉलमेंट, बोले मेरे पास पैसे ही नहीं है। उसकी एसेट आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट, मतलब 50% पैसा मिलेगा उसकी एसेट से। जेड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। अब बताओ, 6,000 में 3 लोग थे, सबकी लाइबिलिटी कितनी थी? दो, दो, दो। क्यों? क्योंकि अभी हम यही मान रहे हैं कि कुछ भी एग्रीड नहीं है, इसने कितना यूज किया। उसमें से एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, उससे रिकवरी हुई 1,000 की। अरे हाँ या ना? बोलो। सारे पैसे अभी किसको देने पड़े? ऊपर केस में साहब बोला सारे पैसे जेड को देने पड़े, तो ये 1,000 किसको मिल जाएंगे? जेड को अरे हाँ या ना? सर 1,000 का नुकसान नहीं हो गया क्या जेड को? नहीं होगा। वो 500 का जो लॉस, वो 1,000 का जो लॉस होगा, तुम्हें 1,000 का लॉस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जेड हो तुमने कितने दिए बैंक को? 6,000। बोलो ना हाँ। दो तो अपने खुद के देने थे, बचे कितने? 4। उसमें से वाई तो नहीं हुआ इंस्टॉलमेंट, उससे तो 2,000 वैसे भी लेने। बचे कितने? 2। अरे बोलो ना हाँ, 2। वो दो में से एक तो इसकी एसेट से मिल जाएगा। अब बचा कितना? एक। वो कहां से लेंगे? नुकसान हो गया। क्यों? हाँ, कौन सा नुकसान है? ये एक्स के दो में से एक ही रिकवर हुए हैं, तो ये 1,000 का लॉस है ना। इसे कौन भुगतेगा? जो बचे हुए दोनों पार्टनर है, 500 500 इक्वली। अरे वाई के ऊपर नहीं डालोगे कि भैया वो 500 का जो लॉस है, तो तू मुझे दो मत दे, तू कितने दे मुझे? 2.5। और मैं भी अपनी जेब से कितना दूंगा? नहीं आया समझ? और एक किससे आ जाएगा? एक्स से। हो गए ना 6। अरे यार क्या दिक्कत क्या हो गई? कुछ समझ नहीं आया। We thus observe that effect of section 43 is to make the liability in the event of joint contract both joint and several। जो liability है उसका कैरेक्टर पार्टनरशिप वाला आ गया, देखो, jointly and severally। कैरेक्टर ऐसा है, अकेला मिले तो अकेले कोई पूरी लाइबिलिटी थोप दो, लेकिन ऐसा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई और कॉन्ट्ररी प्रोविजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में तुमने बताया था कि एक व्यक्ति इतने ही पैसे देगा, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, तो फिर ये जनरल एक्ट नहीं लगेगा। कोई डाउट पूछना चाहते हो तो बोलो। अरे बोलते नहीं हो यार। एक और कहानी। इफेक्ट ऑन रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। एक जॉइंट प्रोमिसर को हम रिलीज कर रहे हैं। बोले जा बेटा, आज से तू आजाद है, जी ले अपनी जिंदगी। जो प्रॉमिस, 3 प्रोमिसर थे, उसमें से एक को दोनों ने कह दिया जा तू रहने दे, हम दोनों देख लेंगे। इसका क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज डेल्ट इन सेक्शन 44। पहली बात, जब दो, टू और मोर पर्सन हैव मेड जॉइंट प्रॉमिस, जॉइंट प्रॉमिस का केस है। रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर, उसमें से किसी एक को तुमने क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है। बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। तो एक को रिलीज करने से बाकी के रिलीज नहीं होते। मतलब 3 लाख की लाइबिलिटी 3 लोगों पे थी, अब वो 3 लाख की लाइबिलिटी अपने आप कितने पे आ गई है? 2 पे। अरे समझ में आएगी नहीं बात? ऐसा नहीं कि 1 लाख भी उड़ गए उसको छोड़ दिया तुमने, तो तुम्हारी मर्जी से तुमने छोड़ा, तो प्रॉमिस ही क्यों छोड़ेगा भाई? नेदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स। कहानी पढ़ो। ABC 3 थे, जॉइंट प्रॉमिस किए हुए लोग, 9 लाख रुपए पे करने थे। प्रॉमिस ही था डी, इसको पेमेंट मिलना था 9 लाख का। डी रिलीज ए। अब देखो जरा कौन किसको छोड़ रहा है, ध्यान से हाँ। अगर ये ABC आपस में छोड़ देते ना सी को, ए को, बी और सी छोड़ देते, तो 4.5 4.5 देने पड़ते इनको, 9 पूरी लाइबिलिटी। लेकिन मजेदार क्वेश्चन क्या है, डी अगर छोड़ दे तो? इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए, सुनो सुनो, डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी फ्रॉम देयर लाइबिलिटी, दे रिमेन लाइबल टू पे द। मजा आया? सुनो अभी और आगे। एंड दो ए इज नॉट लाइबल टू पे डी, बट रिमेन लाइबल टू पे। अब आया, मजा आया? अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जस्टिफाइड बात है। नहीं, मेरे को 3 लोगों से पैसे लेने थे, उसमें से मेरा ही एक कजिन है। मैंने कहा यार इसको परेशान नहीं करूंगा, केस इन दोनों को के अगेंस्ट ही लगाऊंगा, मेरी मर्जी। लेकिन लॉ ने तुम्हें भी तो अपनी मर्जी दी है। जब तक तुम नहीं छोड़ोगे सी को, सी नहीं बचेगा। अरे हाँ या ना, या ए नहीं बचेगा, जो भी है वो तीसरा पर्सन। तुम उसको कोर्ट ले जाके अपना कंट्रीब्यूशन ले सकते हो ना। मेरे को नहीं लेना, मेरी मर्जी उससे परफॉर्मेंस।
तुम ज्वाइंट प्रोमिसर थे ना, तुम में से तो कोई, अच्छा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, पहले से होता कि भाई सबके 3-3 लाख हैं, फिर मैं छोड़ देता, फिर तो तुम दो मिलके 6 ही देते। लेकिन कुछ नहीं लिखा है, तुम जब ज्वाइंट प्रोमिसर हो, तुम एक भी मिल गए ना अगर, तो उसको 9 लाख देने, वो तुम अंदरूनी रूप से तुम जानो क्या करोगे। मेरे पे कंपल्सन थोड़ी है कि मैं तीनों को घेर के कोर्ट ले जाऊं। यही तो मतलब था ज्वाइंट प्रोमिसर रखने का। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? जस्टिफाइड नहीं लग रहा ये? राइट्स ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस, प्रोमिसीज। अब है ना, एक सेकंड ध्यान से, अभी तक कुछ और टॉपिक चल रहा था, अब कुछ और टॉपिक आ गया है। ऊपर बातें थी ज्वाइंट प्रोमिसर्स, प्रॉमिस करने वाले लोग मल्टीपल हैं। इस बार बात आ गई है जॉइंट प्रोमिसीज, जिसको प्रॉमिस मिला है परफॉर्मेंस का। नहीं आ रहा समझ में? तुम सब मेरे जॉइंट प्रोमिसीज हो। आया समझ आया? अगर तुम एक ही एग्रीमेंट में सबके नाम लिख के बोले हम सबको पढ़ाना सर, तो तुम सब कौन हो? जॉइंट प्रोमिसीज। अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है तो मुझे बताओ। तो ये पिछले टॉपिक से एक तो ना, इसको मिलाना जुलाना मत, बिल्कुल अलग कहानी चालू हुई है। द लॉ रिलेटिंग टू डिवॉल्यूशन ऑफ द जॉइंट राइट इज, अब जॉइंट प्रॉमिस ही है, तो अब अभी हम ऑब्लिगेशन की बातें कर रहे थे क्योंकि जॉइंट ऑब्लिगेशन चल रही थी, क्योंकि प्रोमिसर की बात थी। अब किसकी बात चल रही है? जॉइंट राइट की बात चल रही है। और जॉइंट राइट में पता है, तुम में से अगर 2 लोग नहीं आए तो मैं बोल सकता हूं मैं अभी परफॉर्म नहीं कर रहा। क्यों? तुम सब आओ, ये सवाल आएगा ना। तुम जॉइंट प्रॉमिस ही हो मेरे, तुम में कोई एब्सेंट होगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए प्रोविजन बना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मेन क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, कि अगर सपोज जॉइंट प्रोमिस में से कोई एब्सेंट है, तो क्या प्रोमिसर को एनफोर्स किया जा सकता है कि तू परफॉर्म कर? अरे हाँ या ना, इसका जवाब ढूंढेंगे। लेट्स सी। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू 2 or more persons, देख रहे हैं, प्रॉमिस किया गया है 2 या 2 से ज्यादा लोगों को, जॉइंटली, अकेले अकेले नहीं, जॉइंटली, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर इन द कॉन्ट्रैक्ट, फिर बोल दिया, जगह दे दी कि एग्रीमेंट में तुम कुछ और लिखना चाहते हो तो लिख लो, और अगर साइलेंट रखा तुमने अपना एग्रीमेंट तो फिर एक्ट लगेगा। और एक्ट क्या बोलता है? द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम, विद देम ड्यूरिंग द जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम। तो राइट कौन रखते हैं प्रॉमिसर के अगेंस्ट? जब तक वो जिंदा है वो दोनों, अरे ये वैसी पॉइंट आ गया, और जब वो मर जाए तो राइट किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? उनके उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो नहीं पढ़ा था, ABC 3 बार, वो वाला प्रोविजन है बिल्कुल सिंपल। मरने के बाद भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है। यहाँ पे तो पर्सनल स्किल और कंपिटेंस का सवाल भी नहीं आएगा। पूछो क्यों? परफॉर्मेंस करने वाला थोड़ी मर रहा है, लेने वाला, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी तुमसे लेगा। इस डेथ से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं जा सकता, वो एक्सेप्शन भी नहीं बन पाएगा यहाँ पे अपने आप। प्रोमिसर के केस में बन सकता है वो एक्सेप्शन। समझ में आ रही बात? इसलिए रटने वटने की कोशिश मत करना, समझना उसको। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव जिंदा हैं, वो लेंगे परफॉर्मेंस। ए, इन कंसिडरेशन विद 5 लाख रुपी लेंट टू हिम बाय B&C। 1 मिनट, इस केवल इतनी कहानी में मुझे बताना प्रोमिसर प्रोमिसी कौन है? बोलो बोलो। अरे 5,000 रुपीज लेंट टू हिम, ये वर्ड पढ़ के समझ नहीं आ रहा? लोन का एग्रीमेंट है ये, और कौन किसको दे रहा है इतना सा समझना है। वो बाकी के तो वैसे ही बैठे हैं, बोले सब बता दो, हमको कोई मतलब नहीं है। ये इंग्लिश लिखी है भैया,
इसका सेंस समझ के मुझे बताओ, किसको पैसे मिले, किसने पैसे दिए, कौन किस चीज का प्रॉमिसर है, क्या दिक्कत है इसको समझने में? ये ए के बाद कॉमा दिख रहा है, ये कुछ मीनिंग रखता है। इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज लेंट टू हिम बाय बी एंड सी। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना, किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, उधारी किसने किसको दिए, ए ने बीसी को दिए कि बीसी ने ए को दिए? वो तो दे चुका, अपना परफॉर्मेंस बीसी तो कर चुके, अब परफॉर्मेंस मिलेगा किससे? केवल ए से। अरे वो एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली कहानी जैसे समझ में आना चाहिए सब कुछ। नहीं तो कई मतलब है वो सब कहानी पढ़ के। तो एग्रीमेंट है प्रॉपर, कॉन्ट्रैक्ट है, और अब प्रॉमिस ही है ये दोनों, ऐसे आइडेंटिफाई होना चाहिए। जॉइंट प्रॉमिस ही है, दोनों ने मिलके लोन दिया है, और ए प्रॉमिसर है। अब वो बोल रहे हैं आगे, कॉमा है उसके बाद, फिर आया प्रॉमिस बी एंड सी जॉइंटली टू रिपे देम दैट सम। तो ए के बाद एक कॉमा फिर दूसरा कॉमा, ये है मजेदार लीगल लैंग्वेज। दूसरे कॉमा के बाद ए से कंटिन्यू पढ़ना चाहिए था, पता है? ए से पढ़ते हैं इसको। ए, एक कॉमा छोड़ो, वो दूसरा कॉमा भी छोड़ो, मतलब ये बीच का पोर्शन पूरा इतना छोड़ दो, और सीधे रीड करो तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। जब भी दो कॉमा मिले तो ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। और ये प्रैक्टिस या ये समझ तब बनती है जब हम बार बार लॉ पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सीधे ऐसे पढ़ सकता था, ए प्रोमिसेस बी एंड सी टू रीपे। बीच में कहानी लिखी है कि ये प्रॉमिस आ क्यों गया, क्योंकि उधारी ली थी बी और सी से। आया, ऐसे समझ में आया? ए प्रोमिसेस बी एंड सी टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट। प्रॉमिस किसका है? 5 प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डे। स्पेसिफाइड मतलब मेंशन्ड, स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफाइड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट बी डाइज, बी तो मर गया, तो ए बोलेगा मेरी छुट्टी हो गई, तुम मर गए, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। ऐसा सब नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वही राइट रखेगा जो बी को था, और तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। ये है कहानी। इन सच अ केस, राइट टू डिमांड पेमेंट शाल रेस्ट विद बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो राइट बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ज्वाइंट प्रोमिसर के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो गई थी। अरे हाँ या ना? जॉइंटली विथ सी, मतलब उसका ये राइट जो है ये जॉइंट राइट है, अकेला राइट नहीं है, सी के साथ राइट है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। और अगर सी भी मर गया तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ जॉइंट राइट है। और जॉइंट राइट का थोड़ा सा इजी टर्म बता दूं, अकेला बी डिमांड करेगा तब भी पैसे देने पड़ेंगे, अकेला सी डिमांड करेगा तब भी पैसे देने पड़ेंगे। अरे सपोज मेच्योरिटी डेट पे बी नहीं मिला, सी अकेला आया, तो तुम ये नहीं बोल सकते मैं नहीं दे रहा, जाओ उसको लेके आओ। जैसे मैं क्लास में नहीं बोल सकता 2 दिन दो बच्चे छुट्टी पे, मैं नहीं पढ़ा रहा, जाओ उनको लेके आओ। अकेले को भी पढ़ाना पड़ेगा, जैसे अकेले को भी पैसे देने पड़ते हैं जॉइंट प्रोमिसर में। अरे कुछ समझ में आता है कि ऊपर से गई बात? जैसे हम बैंक में जाके जब अकाउंट खोलते हैं और जॉइंट होल्डर अकाउंट खोलते हैं, तो बेसिकली जॉइंट राइट ले रहे होते हैं, और उस अकाउंट को एग्जीक्यूट करना, या लॉकर में अपन ने जॉइंट अकाउंट में ले लिया, तो क्या होता है कि एक अकेला भी जाएगा उन दोनों में से, तो उसको राइट है लॉकर एक्सेस का। दोनों को साइमल्टेनियसली हर बार आने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो जॉइंट राइट लेते हैं। समझ नहीं आई बात मेरी? अरे समझ में आई कि ऊपर से जा रही है? ओके। हैवी हो जाएगा। आज बहुत हैवी टॉपिक ही उठाया था अपन ने, जॉइंट प्रॉमिस वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आपस में बात करने के लिए परमिशन किसने दी है तुमको? ओ नमूनो, मैं तुमसे ही बात